पिछले टाइम्स की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजीज में से एक मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का वक्त के साथ जंग में जीतने का मेन कारण ये था कि ये सीरीज हर बार खुद को रीइन्वेंट करने में कामयाब रही है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी की कंसिस्टेंट सक्सेस का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये हमेशा प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग के लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करती है। एक ऐसा विलुप्त हो चुका क्वालिटी जिसका लीडरशिप खुद लीड एक्टर टॉम क्रूज के पास है। तो चलिए इस फ्रेंचाइजी के खत्म होने से पहले हम एक बार इसके पिछले पार्ट यानी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का एक रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है नैरेटिव का फोकस एक रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल पर शिफ्ट होता है जो बेरिंग समुद्र के बर्फीली सतह के नीचे मूव कर रही होती है। सबमरीन के स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम का मेन फ्रेम एक फिजिकल क्रूसीफॉर्म चाबी से लॉक किया गया होता है जो दो हिस्सों में बंट जाते हैं। जब मरीन ऑपरेटिव्स कुछ बेसिक ट्रेनिंग ड्रिल्स कर रहे होते हैं तभी उनका रेडार एक एनिमी नेवल वेसल को रैपिडली अप्रोच करते डिटेक्ट करता है जो सबमरीन पर फायर भी करना शुरू कर देता है। रिस्पांस में रशियंस उस वेसल पर एक ट्रैकिंग टॉर्पीडो लॉन्च करते हैं लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वो वेसल और उसके हथियार सिर्फ एक डिजिटल झूठ थे और टॉर्पीडो को रीप्रोग्राम करके सबमरीन की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया गया था। सबमरीन का मेन फ्रेम एक मैलवॉर से करप्ट हो चुका था जिसने ये सब इवेंट्स एक के बाद एक ऑर्केस्ट्रेट किए थे। सबमरीन पहले तो टॉर्पीडो से हिट होती है और समुद्र की गहराई में डूब जाती है जिसपे सारे मरीन्स की मौत हो जाती है। उनकी लाशें आर्कटिक की बर्फीली सतह पर तैरने लगते हैं और वो दो चाबी के टुकड़े अब भी दो मरे हुए नेवल ऑफिसर्स के गलों में लटकते रहते हैं। सीन एम्स्टर्डम शिफ्ट होती है जहां वेटरन IMF यानी इम्पॉसिबल मिशन फोर्स लीडर ईथन हंट नए रिक्रूट्स को शैडवी एजेंसी के लिए ट्रेन कर रहा होता है। IMF उसे एक मिशन असाइन करता है इस चाबी का आधा हिस्सा वापस लाने का जो इस वक्त ईथन की पुरानी एसोसिएट इल्सा फॉस्ट के पास होता है जो अरेबियन डेजर्ट में शरण लिए होती है। ईथन को ये भी पता चलता है कि इल्सा का पीछा बाउंटी हंटर्स कर रहे हैं और वो तुरंत उसकी लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। जब दोनों मिलकर उन बाउंटी हंटर्स को मार देते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते हैं तब ईथन डिसाइड करता है कि वो दुनिया के सामने इल्सा की मौत का नाटक रचेगा, उसे अंडरकवर भेज देगा और चाबी का आधा हिस्सा अपने साथ ले लेगा। इधर यूनाइटेड स्टेट्स के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी DNI के ऑफिस में कई टॉप लेवल इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स डायरेक्टर डेलिंगर को बताते हैं एक आने वाली ग्लोबल डिजास्टर के बारे में जो उस मैलवेयर की वजह से होने वाली है। असल में ये मैलवेयर एक्चुअली एक अल्ट्रा एडवांस्ड AI है जो साइबर स्पेस इन्फिल्ट्रेशन के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन फिर उसने सेंचेंस यानी चेतना हासिल कर ली और दुनिया के पूरे डिजिटल लैंडस्केप को उसने इन्फिल्ट्रेट कर लिया। अब पूरी दुनिया इस AI के कंट्रोल में है जिसे एंटिटी कहा जा रहा है और इसे कंट्रोल करने का एक ही पॉसिबल तरीका है उन चाबी के दोनों हिस्सों को मिलाकर इस्तेमाल करना। लेकिन DNI को अभी तक ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ये चाबी किस चीज को अनलॉक करता है जो एंटिटी तक पहुंचने का रास्ता बना सकता है। IMF और CIA चीफ एजेंट किट्रिच डेलिंगर को बताते हैं कि उनका IMF एजेंट चाबी का एक हिस्सा ऑलरेडी रिट्रीव कर चुका है और वो लोग जल्द ही दूसरा हिस्सा भी ले आएंगे। तभी पता चलता है कि ईथन हंट उस मीटिंग में वेस बदल के बैठा था और उसने गैस बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके सारे ऑफिशियल्स को बेहोश कर दिया और फिर अपनी असली पहचान किट्रिच के सामने उसने रिवील किया। अब जब ईथन को की का पर्पस और एंटिटी के साथ उसका कनेक्शन समझ आ गया है तो वो ये डिसाइड करता है कि वो इस चाबी के दोनों हिस्सों को हासिल कर लेगा और एंटिटी तक पहुंचने की कोशिश करेगा इससे पहले कि दुनिया की कोई भी देश या शक्ति उसका गलत फायदा उठा सके। किट्रिच उसे वार्न करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो ऑफिशियली एक रोग एजेंट बन जाएगा लेकिन ऐसे वार्निंग से ईथन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ईथन अपने दोस्तों और IMF के फेलो टकीस बेंची और लूथर से मिलता है, उन्हें पूरी कहानी बताता है। आबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचता है क्योंकि उनके पास एक टिप होती है कि चाबी के दूसरे हिस्से का एक पोटेंशियल बायर वहां जरूर होगा। बायर से दूसरी चाबी का हिस्सा मिलने की संभावना मिलते ही ईथन डिसाइड करता है कि वो बायर का पीछा करेगा। इस दौरान किट्रिच ने एक CIA ऑपरेटिव्स की टीम को ईथन की तलाश में भेज दिया होता है जो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है।
बेंजी और लूथर ईथन को डिजिटली डिस्गाइज करके छुपाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही ईथन बायर का पीछा करता है उसे पता चलता है कि एक लो लेवल चोर ग्रीस ने बायर के पास से चाबी का आधा हिस्सा चुरा लिया है। इसी बीच एंटिटी अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू करती है और बेंजी को डिस्ट्रैक्ट करती है एक कोडेड न्यूक्लियर बॉम्ब डिजाइन करने के लिए, जो वो मुश्किल से डिफ्यूज कर पाता है। और इस कंफ्यूजन का फायदा उठा के ग्रीस ईथन से बच जाती है। लगता है एंटिटी का कनेक्शन ईथन के एक पुराने दुश्मन गैब्रियल से है, जिसे देखते ही ईथन डर जाता है और अपनी टीम को मिशन अबॉर्ट करने के लिए कह देता है। IMF ज्वाइन करने से पहले गैब्रियल ने ईथन के किसी क्लोज इंसान को मार दिया था और उस भयानक घटना का असर ईथन पे इतना गहरा था कि उसका सिर्फ चेहरा देखकर वो हिल गया। ईथन को पता चलता है कि ग्रेस रोम जा रही है बायर से मिलने, तो वो अकेला ही उसका पीछा करता है। रोम में ईथन ग्रेस को पकड़ लेता है, लेकिन इंटरोगेट करने से पहले CIA एजेंट्स उसका पीछा करने लगते हैं। ग्रेस भागने लगती है, लेकिन गैब्रियल के असासिन्स पेरिस उस पर हमला करती है, जिससे ईथन उसे वक्त पे बचा लेता है। वे दोनों फिर CIA, पेरिस और पुलिस के शिकार बन जाते हैं, लेकिन एक लंबी चीज के बाद ईथन उनसे बच जाता है। ग्रीस फिर से भाग जाती है, लेकिन ईथन को बेंजी और लूथर बचाते हैं जब इल्सा फाउस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं। एयरपोर्ट की वीडियो देखते वक्त टीम गैब्रियल को एक रिफ्लेक्शन में देख लेती है, क्योंकि एंटिटी बाकी सब एविडेंस रियल टाइम में मिटा रही होती है। वो समझती है कि एंटिटी ने गैब्रियल को फिजिकल दुनिया में अपना एजेंट बना लिया है और वो उस चाबी को उसके जरिए पाना चाह रही है। एंटिटी हर सेकंड के साथ ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है और ईथन को लगता है शायद एंटिटी ने उसके दोस्तों को उसके पास भेजना भी अपने प्लान का हिस्सा बना लिया हो, क्योंकि बाकी सब पार्टीज जो एंटिटी में इंटरेस्टेड है वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। सिर्फ ईथन ही है जो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो अपनी टीम से कहता है कि वो मिशन से अलग हो जाए, क्योंकि उसे उनके सेफ्टी की चिंता सताई जा रही है, लेकिन उनकी दोस्ती ईथन के लिए इतनी गहरी है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ते। ईथन को पता चलता है कि ग्रीस का बायर वेनिस में है, जहां वो और इल्सा उस लोकेशन पे जाते हैं जहां ट्रांजैक्शन होने वाली होती है। उस जगह गैब्रियल और पेरिस भी पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि ग्रीस का बायर अलाना मित्सोपोलिस यानी व्हाइट विडो है, जो एक मशहूर आर्म्स डीलर है और ईथन की पुरानी जान पहचान वाली भी। उसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा भी होता है। ईथन समझ जाता है कि एंटिटी ने गैब्रियल को इसीलिए चुना क्योंकि वो ईथन को अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट मानती है। ईथन अलाना से कहता है कि वो उस चाबी को अपने बायर को ना दे, लेकिन गैब्रियल के थ्रेट के बाद अलाना अपने प्लान पे कायम रहती है। ग्रीस मौका देखती वहां से भाग निकलती है। अचानक एंटिटी कंट्रोल ले लेती है और ईथन को मिसगाइड करती है उसकी टीम की मिमिक्री करके, जिससे वो गलियों में भागता रहता है, लेकिन ना तो वो ग्रीस तक पहुंच पाता है और ना ही गैब्रियल तक। ईथन उसका पीछा करता है, लेकिन पेरिस और उसके आदमियों के आ जाने से ईथन फंस जाता है। इधर ग्रीस पर गैब्रियल अटैक करता है, उसे बेहोश कर देता है और लगभग मार ही देता है, लेकिन तभी इल्सा उस पर हमला कर देती है। ईथन पेरिस को हरा देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मार और बेंजी और लूथर उसे वेनिस की गलियों में नेविगेट करने में मदद करते हैं। इल्सा गैब्रियल को बुरी तरह जख्मी कर देती है, लेकिन आखिर में गैब्रियल उसे छुरा मारकर खत्म कर देता है। ईथन सीन पर पहुंचता है और अपने करीबी एक और इंसान को गैब्रियल के हाथों होते देखकर अंदर से एकदम टूट जाता है। ग्रीस को इल्सा के सैक्रिफाइस का गिल्ट होता है और टीम उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो IMF को ज्वाइन कर ले। ईथन का प्लान होता है ओरिएंट एक्सप्रेस पे चढ़ के ग्रीस को अलाना बना के और खुद उसके भाई जोला बन के वो चाबी हासिल कर लेगा, लेकिन मास प्रिंटिंग मशीन तभी खराब हो जाती है, इसलिए सिर्फ ग्रीस ही भेष बदल के ट्रेन में चढ़ जाती है और ईथन एक डेंजरस तरीके से बाइक और पैराशूट के जरिए ट्रेन पकड़ने का फैसला करता है। लूथर मिशन से ब्रेक लेता है क्योंकि उसे एंटिटी का एनालिसिस करने के लिए किसी सिक्योर्ड जगह जाना पड़ता है, लेकिन वो ईथन को वार्न करता है कि ये AI शायद पहले ही सब कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट कर चुकी हो। अगर ईथन ने गैब्रियल से कन्फ्रंट होते वक्त अपने बदले की इमोशंस में आकर उसे मार दिया, तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि चाबी से अनलॉक होने वाला चीज आखिर कहाँ है और एंटिटी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। और अगर उसने गैब्रियल को नहीं मारा तो एंटिटी इवेंट्स ऐसे प्लान करेगी कि वो ट्रेन से जिंदा ना निकल पाए। प्लान के मुताबिक ग्रेस अलाना का डिस्गाइज लेकर ओरिएंट एक्सप्रेस में चढ़ जाती है, असली अलाना को बेहोश करती है और अपने बायर से मिलती है, जो और कोई नहीं बल्कि खुद किटरेज होता है। गैब्रियल और पेरिस भी ट्रेन में घुस जाते हैं, ब्रेक्स को तोड़ फोड़ देते हैं, इंजन क्रू को मार देते हैं, जिससे ट्रेन रुक नहीं सकती और फिर वो DNI जेलिंगर से मिलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का चीफ ऑफ इंटेलिजेंस जेलिंगर किटरेज का हैंडलर होता है, क्योंकि वो चाबी जो किटरेज खरीद रहा है वो उसी को देनी है। जेलिंगर गैब्रियल को एक ऑफर देता है जिसमें वो चाबी के बदले एंटिटी को कंट्रोल करने का डील प्रपोज करता है और बताता है कि ये AI शुरुआत में स्टेट्स की इंटेलिजेंस नहीं बनाई थी,
डेलिंगर बताता है कि सीआई को पहले डिजिटल आउट मैनोवरिंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसे स्टेट्स ने रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल पर टेस्ट किया था। लेकिन ये एआई इतना पावरफुल हो गया कि किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। उसने अपना सोर्स कोड उस सबमरीन के डिजिटल मेन फ्रेम पर चिपका दिया और आखिर में उसे तबाह कर दिया। ये चाबी उस डूबी हुई सबमरीन के मेन फ्रेम तक एक्सेस देती है, जिसका लोकेशन सिर्फ डेलिंगर को पता होता है। इसी वजह से गैब्रियल तुरंत डेलिंगर को मार देता है और पेरिस को भी छुरी मार देता है, क्योंकि वो उनकी बातचीत की आखिरी गवाह होती है। ग्रेस, जो अलाना के डिस्गाइज में होती है, किटरिच को कंबाइंड चाबी दे देती है और लगभग ये डिसाइड कर लेती है कि वो हंट और उसकी टीम को धोखा दे देगी और पैसा लेकर इस पूरे पागलपंती से अपना नाता तोड़ लेगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसका मन बदल जाता है। वो ट्रांजैक्शन कैंसिल करती है और चाबी लेकर भागने की एक बेकार कोशिश करती है। इसी दौरान ईथन अपने करियर का सबसे डेयरिंग स्टंट करता है। वो एक डर्ट बाइक से आल्प्स के पहाड़ों से जंप करता है और पैराशूट लेकर सीधा ट्रेन पर लैंड करता है बिल्कुल एग्जैक्ट वक्त पर, ताकि ग्रेस को जोला और उसके आदमियों से बचा सके। इस कंफ्यूजन में गैब्रियल कंबाइंड चाबी चुरा लेता है और ट्रेन की छत से भागने की कोशिश करता है। ट्रेन के छत पर ईथन और गैब्रियल के बीच एक इंटेंस फाइट होती है, जहां ईथन गैब्रियल को नीचे गिरा देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किटरिच के दो सीआईए ऑपरेटिव्स आकर उसे रोक देते हैं। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर गैब्रियल स्ट्रेटेजिकली ट्रेन से जंप मार देता है और वहां से भाग जाता है। ईथन की अच्छी नीयत देखकर सीआईए एजेंट्स उसकी बात मानते हैं और पहले ट्रेन के पैसेंजर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, चीज को नहीं। लेकिन गैब्रियल के प्लान के मुताबिक ट्रेन एक टूटे हुए ब्रिज की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन ग्रेस और ईथन ट्रेन के इंजन से बाकी कोचेस को अलग कर देते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है और पैसेंजर्स बच जाते हैं। लेकिन सामने की खाई में कोचेस ब्रिज से गिरना शुरू कर देते हैं और ईथन और ग्रेस मुश्किल से बच पाते हैं, वो भी पेरिस की मदद से। बाद में पता चलता है कि ईथन ने लास्ट मोमेंट पर चाबी गैब्रियल से ले ली थी। जब वो पेरिस से चाबी के पर्पस के बारे में पूछता है तो वो बस सेबास्टोपोल का नाम लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। अथॉरिटीज अभी भी ईथन का पीछा कर रही होती है, तो वो चाबी लेकर भाग जाता है और जैसे उसने ग्रेस को कहा था, ग्रेस किटरिच के पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और आईएमएफ ज्वाइन करने की इच्छा जताती है। ईथन बेंजी के साथ मिलता है और वो दोनों सेबास्टोपोल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि एंटिटी के सोर्स कोड तक पहुंच सके। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, डूबी हुई सबमरीन के क्लोजिंग शॉट के साथ। तो क्या ईथन इस एआई को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या गैब्रियल और व्हाइट विडो अपना बदला लेंगे? ये सब कुछ मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में हमें पता चलेगा, जो 2025 के मई महीने में रिलीज होने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग से आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में